हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और चलिएगा करते हैं अपना आज का लेक्चर शुरू। और आज जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं, हम दो टॉपिक आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं और आज के लेक्चर में ही पॉलिटी कंप्लीट कर देंगे। तो आज एक तो टॉपिक रहेगा हमारा विधि आयोग और नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा जो संविधान की मूल संरचना है और उससे संबंधित जो 4-5 आपके सुप्रीम कोर्ट के इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं, जो निर्णय हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप कह सकते हो कि इससे रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण केसेस हैं वो हम पढ़ लेंगे और जो एग्जाम में आपके आने के भी चांसेस रहते हैं। तो देखते हैं अपना सबसे पहले विधि आयोग, लॉ कमीशन है क्या। तो देखिए, इसको शुरू करने से पहले मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय। तो संवैधानिक निकाय कौन से होते हैं? जिनका वर्णन हमारे संविधान में मिलता है, जिससे संबंधित कोई भी आर्टिकल अनुच्छेद हमारे संविधान में है, जैसे कि फाइनेंस कमीशन। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कि फाइनेंस कमीशन है जो वित्त आयोग है, वो कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद में हमारे संविधान में आता है। और दूसरा हो जाता है आपका गैर संवैधानिक निकाय, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब इसमें एक तो आ जाते हैं आपके वैधानिक, जिनको बनाया जाए किसी पार्लियामेंट में, अपने भारत की संसद में या किसी राज्य की आपकी विधानसभा में कोई कानून पास करके जिसको बनाया जाएगा उसको कहेंगे हम वैधानिक निकाय। और इधर आपका आ जाता है कार्यकारिणी निकाय, जिसको बिना किसी कानून नियम पास करके बनाया जाए, जो कार्यकारिणी द्वारा बोल के बनाया जाए, तो उसे कहा जाता है आपका कार्यकारिणी निकाय। बस तो आपको आज लेक्चर समझने के लिए ये याद रखना है कि कार्यकारिणी निकाय क्या है। तो अब सबसे पहले आपने जैसे ये विधि आयोग पढ़ा, अब सीधा क्वेश्चन ये है क्या। तो देखिए, ये विधि आयोग हमारी जो सरकार है वो 3 साल बाद बनाती है। इसमें क्या है कि जो भी भारत में कुछ कानून है या कोई भी किसी भी महिलाओं से संबंधित या अपराधियों से संबंधित, बच्चों से संबंधित और भी कोई बात है, तो उस कानून पे ये अध्ययन करते हैं और सरकार को रिकमेंडेशंस, अपनी एडवाइस देते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है, उसको अपनी एडवाइस देते हैं कि आप ये कर सकते हो, ये सुधार कर सकते हो। बहुत सारे पहले भी लॉ कमीशंस ने एडवाइस दी हुई हैं, ये फांसी से रिलेटेड, मृत्यु दंड से रिलेटेड, बहुत सारी ये अपने सुझाव देते हैं और सरकार को अगर वो सुझाव अच्छे लगते हैं तो वो उन पे सरकार कानून बना देती है। तो अब देखते हैं। तो अब सीधा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप जो भी कोई आयोग या बॉडी, निकाय कुछ भी पढ़ो, तो सबसे पहले कि क्या इसका वर्णन हमारे संविधान में मिलता है। तो इसमें इसके बारे में हमारे संविधान में कोई बात नहीं करी गई है, तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है। सीधा ध्यान रखना है, संवैधानिक निकाय नहीं है और ना ही ये वैधानिक निकाय है, क्योंकि इसको किसी भी कानून के द्वारा पास करके नहीं बनाया गया है। तो ये अपना हो जाता है कार्यकारिणी निकाय, एग्जीक्यूटिव बॉडी। और अब आपको इतना समझ आ गया होगा कि हमारा जो लॉ कमीशन है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और अभी जो बना है लेटेस्ट लॉ कमीशन, ये बना है हमारा 22वां, और इससे पहले ये 22वां लॉ कमीशन आपका फरवरी 2020 के आसपास बना है। इससे पहले आपके 21 लॉ कमीशंस और आ चुके हैं। तो उसमें जो सबसे पहले आपका लॉ कमीशन बना था वो 1955 में बना था। और कितने टाइम के लिए आपका लॉ कमीशन बनता है, तो आपको याद रखना है कि सरकार हर 3 वर्ष बाद, सरकार को ज़रूरत लगे 3 वर्ष बाद ये लॉ कमीशन बनाती है। अब ये कोई संविधान में तो लिखा नहीं है कि भाई एकदम से ही 3 साल के बाद बनाना है, वैसे इसका जो कार्यकाल रहता है वो 3 साल के लिए रहता है, आपको बस ये याद रखना है। और जो पहला हमारा जो लॉ कमीशन बना था 1955 में, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे MC शीतल वॉर्ड। तो अब आपको ये इनके जो पहले अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत की मैं बात कर रही हूँ, तो MC शीतल वॉर्ड पहले हमारा जो लॉ कमीशन था स्वतंत्र भारत का, उसके अध्यक्ष थे। अब आपको बस यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, आप इसको कैसे भी रिलेट करके याद रख सकते हो। तो ब्रिटिश भारत में हमारे में कब कोई लॉ कमीशन, पहला लॉ कमीशन कब आया था? तो देखिए, ब्रिटिश भारत में पहला लॉ कमीशन आया था 1834 में, और वो किसके अंदर आया था? वो आया था चार्टर एक्ट। आप बता सकते हो तो बता दीजिएगा अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो। ये आया था चार्टर एक्ट 1833 के अंदर। अब मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से, तो आप वहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हो। तो ये किसकी अध्यक्षता में आया था? लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में। तो देख लेते हैं, अब हम यहाँ पर इसे रिवाइज भी कर लेते हैं कि इसमें आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, लॉ कमीशन है वो किस प्रकार का निकाय है? तो ये कार्यकारिणी निकाय है।
संवैधानिक नहीं है, वैधानिक नहीं है, आपको मेरे साथ में बोलना है। और ब्रिटिश भारत में कब आया था लॉ कमीशन पहली बार? 1864 में। किसकी अध्यक्षता में बना था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। और चार्टर एक्ट 1833 के अंदर ये बना था। बस आपको ये याद रखना है। और अभी जो लेटेस्ट बना है वो 22वां लॉ कमीशन है। और जो पहला बना था वो बना था 1955 में। 3 साल के लिए बनता है हमारा लॉ कमीशन। बस आपको ये याद रखना है। और चलिएगा अब अपना लेक्चर का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। और आई होप कि आपको लॉ कमीशन समझ आ गया हो, और जो उसमें याद करने वाले पॉइंट है मैंने वो आपको सारे यहाँ पे दिए हैं, और जिनसे क्वेश्चन बनने के आपके चांसेस हैं। अब आपको यहाँ पे टॉपिक दिख रहा है लिखा हुआ कि संविधान की मूल संरचना। अब जैसे ही आप ये पढ़ोगे तो आपके दिमाग में सीधा आएगा संविधान की मूल संरचना पढ़ते ही एक आपने केस सुना होगा, केशवानंदा भारती का केस। अब वो केस ऐसा तो है नहीं कि सीधा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि केशवानंदा भारती का केस आ गया, उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड रहा है, वो केस कैसे कैसे आया, तो हम उसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जिसे आप कह सकते हो, अभी देखिए अभी आपको मैंने ये नहीं बताया कि संविधान की मूल संरचना है क्या। अभी हम जैसे जैसे पढ़ेंगे, जैसे जैसे केसेस पे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको संविधान की मूल संरचना की डेफिनेशन, परिभाषा जो भी उसके अंदर है आपको वो समझ आने लगेगा। क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगी नहीं, जब केसेस में आप बढ़ोगे आगे तो आपको खुद ही समझ आएगा। तो सबसे पहले आपके सामने केस लिखा हुआ दिख रहा है, शंकरी प्रसाद मामला, 1951 की बात है। तो इसमें क्या था, देखिए सबसे पहले हमारे जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया संविधान से संबंधित। तो इसमें क्या था कि इसने बात करी, इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताती हूँ। इसमें बात करी कि क्या हमारा जो संविधान है वो आर्टिकल 368 के तहत हम संविधान को संशोधित करते हैं। ये मैंने आपको बताया, आर्टिकल 368 से संविधान संशोधित होता है। तो ये बात करता है इस वाले केस में कि क्या ऐसा भी है क्या, ये आर्टिकल 368 के तहत हमारे जो मौलिक अधिकार हैं। अब आपको यहाँ पे मौलिक अधिकार याद रखना है। मौलिक अधिकार मैंने आपको पार्ट 3 में बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। तो ये जो क्या मौलिक अधिकार है उनको भी यहाँ पे संशोधित किया जा सकता है क्या? देखिए आपसे मैं इतना एक्सपेक्ट रखूंगी ये केसेस समझने में कि आपको मौलिक अधिकार अच्छे से याद होने चाहिए। नहीं है तो आप एक बार रिवीजन कर सकते हो। तो क्वेश्चन गया सुप्रीम कोर्ट के पास में, क्या क्या हम मौलिक अधिकार को संशोधित कर सकते हैं आर्टिकल 368 के तहत। तो इसमें क्या होता है, और देखिए ये क्यों गया था, क्योंकि सरकार हमारा लाई थी पहला संविधान संशोधन। उस पहले संविधान संशोधन से क्या था कि संपत्ति के अधिकार में, वो किस लिए लाई थी, वो लैंड रिफॉर्म्स थे, जो भूमि सुधार थे। तो उसमें भूमि सुधार आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि उसमें लोगों से जमीन लेके कुछ बंटवारा समान रूप से कुछ लोगों को दी जा रही थी जिनके पास में जमीन नहीं थी, या जो भी आपने इसके बारे में पढ़ा है। तो वो जो भूमि सुधार थे, उस टाइम पे हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति का अधिकार है, वो था फंडामेंटल राइट। तो अब लोगों का होता था फंडामेंटल राइट उल्लंघन। जब भी सरकार कुछ ऐसी स्कीम लाने की कोशिश करती थी तो लोग पहुंचते थे सीधे कोर्ट के पास में। तो फिर सरकार ने क्या करा कि 9वां अनुसूची संविधान में जोड़ दी, और जिसमें कि भूमि सुधार वाला कानून उस 9वीं अनुसूची में रख दिया, और बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस पे कोई अपनी सुनवाई नहीं कर सकती है। तो जब ये पहला संविधान संशोधन हो गया तो इसमें क्या किया गया, पहले संविधान संशोधन से आपके एक मौलिक अधिकार, संपत्ति के मौलिक अधिकार में कटौती कर दी गई। तो अब लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास में, ये शंकरी प्रसाद मामला हो जाता है। और इसमें अब आपको देखना कि कोर्ट इसमें क्या डिसीजन सुनाएगी। तो इसमें बोलते हैं कि क्या ये सही है क्या, जो आपकी पार्लियामेंट, हमारी जो संसद है, इसने आर्टिकल 368 के तहत मौलिक अधिकारों में कमी कर दी है, मौलिक अधिकारों में कटौती कर दी है। तो इस वाले केस में आपकी सॉरी ये पीछे से आवाज़ आ रही है, और आज थोड़ा माइक भी ख़राब है तो बिना माइक के बोलना पड़ रहा है। तो इसमें क्या है कि शंकरी प्रसाद मामले में 1951 में हमारी जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उसने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि हमारी जो संसद है वो आपके मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। तो अब आपको सीधा इसमें यही एक लाइन याद रखनी है कि शंकरी प्रसाद मामले 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय हैं, और संसद है जो हमारे संविधान में 368 के तहत प्रक्रिया है, उस हिसाब से आपके मौलिक अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है।
तो अब आपको ये समझ आ गया। फिर इसके बाद में दोबारा से उठता है, अब ये तो नहीं कि अब एक बार मामला आ गया और मामला खत्म, उसके बाद में दोबारा से गोलकनाथ मामला 1967 फिर वापस से सुप्रीम कोर्ट के पास में जाता है। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है 1967 में, तो इसने जो पहले वाले केस में अभी अपनी स्थिति थी शंकरी प्रसाद वाले मामले में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्थिति बदल दी और कह दिया कि भाई मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय हैं। अब सरकार ना मौलिक अधिकार नहीं बदल सकती है, संसद मौलिक अधिकार को आर्टिकल 368 के तहत संशोधित नहीं कर सकती है। जो मौलिक अधिकार संविधान ने दे दिए सो दे दिए। अब सरकार कोर्ट ने तो ये कह दिया, अब कोर्ट ने कह दिया तो फिर क्या है, अब संसद फिर जो कोर्ट का ये डिसीजन आया था इस डिसीजन को हटाने के लिए आपकी जो संसद है, हमारी संसद थी उस टाइम पे, तो वो ले आती है 24वां संविधान संशोधन जो आया था 1971 में। तो इस 24वें संविधान संशोधन में कह दिया गया कि जो आर्टिकल 308, देखिए वही वापस से कभी वो कह रहे हैं कभी वो कह रहे हैं, तो आपको बस यही बात याद रखनी है। इसमें कह दिया कि आर्टिकल 368 के तहत मौलिक अधिकारों को ना संशोधित भी किया जा सकता है और सीमित भी किया जा सकता है संसद के द्वारा। अब वापस से वही पहली वाली बात कह दी। अब आपको इतना समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद में हमारा आता है केशवानंद भारती मामला, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ प्लीज़ क्यों महत्वपूर्ण है, अभी इनकी मृत्यु हुई है, मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में बताया था थोड़े टाइम पहले, तो अब भाई क्वेश्चन तो बनने के पूरे चांसेस है। और ये पहले भी ये मामला किसी ना किसी वजह से मतलब हमेशा ही न्यूज़ में रहता है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस जाए, मूलभूत आपका जो संविधान का ढांचा है वो आपका ज़रूर न्यूज़ में रहता है। तो इसमें क्या कह दिया, इसने कह दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को तो सीमित कर सकती है पर संविधान की मूल संरचना इसने ला दी। अब ये संविधान की मूल संरचना है क्या, तो ये संविधान की मूल संरचना में जैसे जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में केस जाते गए हैं तो उसमें कुछ आपके टॉपिक इसमें जुड़ते गए हैं। आपको मैं कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ, अगर आपको वो 5-6 एग्जांपल्स समझ आ जाते हैं तो आप इससे कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो इसमें देखिए एक तो सबसे पहले आ जाता है कि हमारे भारत में संविधान सर्वोच्च है, तो ये भी संविधान की मूल संरचना का आपका एक हिस्सा हो जाएगा। यहाँ पे ये है कि बेसिक ढांचा नहीं बदलना चाहिए, आपने जो घर का एक बेसिक ढांचा बना दिया वो नहीं बदलना चाहिए। दूसरा ये बात करता है कि जो हमारे यहाँ पे संघीय चरित्र है संविधान का, कि मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ संघीय चरित्र क्या है, संघीय सरकार क्या है, आपको मैं बहुत बार, अगर आपको देखिए अब आपको ये याद रखनी पड़ेगी, इसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारी केंद्र में अलग पार्टी की सरकार हो सकती है, क्षेत्र में राज्य में अलग पार्टी की सरकार हो सकती है। और जो हमारा भारत का संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है, ये भी रहेगा, ये भी एक मूलभूत ढांचे का ही एक हिस्सा है। और हमारे यहाँ पे संसदीय प्रणाली है, निष्पक्ष चुनाव होते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, ये सारी चीज़ें आपकी इसके संविधान की मूल संरचना के अंदर आ जाती हैं। तो अब आपको ये कुछ क्लियर हुआ होगा। अब देखिए आपको यहाँ पे अब इसके साथ साथ में एक चीज़ ये रिलेट करनी है कि 42वां संविधान संशोधन 1976, ये अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी पढ़ाया था। तो इसमें क्या किया, इसमें हमारी सरकार ने बोल दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये हर बार हर मामले में टांग लड़ा देते हैं, न्यायिक समीक्षा कर देते हैं। भाई न्यायिक समीक्षा तो ये हमारे कोई भी कानून है वो कैसे पता चलेगा ये संवैधानिक है, जब तक सुप्रीम कोर्ट उसे देखेगी नहीं, जुडिशियल उसका रिव्यू नहीं करेगी। तो इसमें क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की पावर को खत्म कर दिया गया इससे आर्टिकल 42 से। तो फिर ये केस जाता है, अब ये मिनर्वा मिल्स मामले में दोबारा 1980 में क्या किया, इसमें कह दिया कि जो इसमें फालतू की बात करी थी, जो न्यायिक आपकी स्वतंत्रता है, जो न्यायिक आपके जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उनकी न्यायिक समीक्षा की जो पावर है उसे वापस से वो आपकी मूलभूत ढांचे का हिस्सा है और वो उसे किसी संविधान संशोधन के तहत आपकी कोई भी सरकार संसद उसे नहीं छीन सकती है। तो आ गया होगा ये बात आपको क्लियर। देखिए बार बार घूम फिर के वही बात हो रही है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है। अब नेक्स्ट केस आता है आपका SR बोम्मई मामला। देखिए इससे पहले आपके लिए एक होमवर्क है, इंदिरा साहनी मामला जो कि 1992 में है और इसे मंडल केस के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें आपने कई बार OBC रिजर्वेशन वगैरह के बारे में भी पढ़ा होगा। अब इतनी हिंट मैंने आपको दे दी है, तो आपको इस पर सेल्फ स्टडी करके और कमेंट सेक्शन में आपको इसका अच्छा सा आंसर देना है कि ये है क्या।
तो अब आपका नेक्स्ट केस है इसमें SR बमोई मामला। ये SR बमोई मामला किस बारे में संबंधित है? तो देखिए इसने बात करी कि आपको मैं कई बार पढ़ा चुकी हूँ कि आर्टिकल 356 के तहत क्या होता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आर्टिकल 356 के तहत जो प्रेसिडेंट रूल लगता है राज्यों में, तो सरकार की मतलब पहले उस टाइम पे क्या था कि इससे पहले खूब धड़ल्ले से रूल लग रहा था, प्रेसिडेंट रूल। तो एक तो इस पे क्या कसा गया, सरकार पे सिकंजा कसा गया कि ऐसे नहीं कि आपका जब मन करे अपनी मर्जी के हिसाब से आप किसी भी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा दो। एक तो इसमें ये बोला गया, और इसमें फिर संघवाद के ढांचे को इससे मजबूत किया गया, और धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र इन सबको मनाया गया। तो आप हल्का सा इससे याद रख सकते हो कि SR बोमई मामला किससे संबंधित है? संघवाद और धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र के मामले से ये संबंधित है, जिसमें कि आर्टिकल 356 के तहत जो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है ये उसके बारे में बात करता है। तो बस हमारे ये जो इम्पोर्टेंट केसेस थे वो यहाँ पे ये 4-5 हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। अब ये यहाँ पे देखिए ख़त्म होते हैं, और आपको देखिए यहाँ पे क्या और भी आप UPSI के एग्ज़ाम में भी आपके क्या है कि आपके डेट के हिसाब से क्रम में लगाने के लिए भी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए कि कौन सी डेट में कब कौन सा केस पहले हुआ था। तो आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि शंकरी वाला मामला सबसे पहले हुआ था, ये पहले संविधान संशोधन से संबंधित है, तो आपको ये नहीं भूलना है। दूसरा है आपका गोलकनाथ मामला, ये हुआ था। तो देखिए आप ये कैसे याद रखोगे, बिल्कुल मेरे माइंड में अभी ट्रिक आई है। तो हम जब कोई भी पूजा वगैरह करते हैं, कहीं घर पे कथा होती है, तो उस कथा में क्या होता है कि शंख बजाया जाता है। तो शंख बजाया जाता है कथा में पहले, तो कुछ भी करके आप ऐसे याद रखिएगा। तो शंकरी मामला आपका पहले आ गया, और वो किससे है? वो भी आपका पहले संविधान संशोधन से रिलेटेड है, और ये तो आप बिल्कुल भूलोगे नहीं, केशवानंद भारती मामला। और देखिए ऐसे भी आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपका क्रम वाइज लगाने में भी आ सकता है कि केशवानंद भारती मामला और 42वां संविधान संशोधन और गोलकनाथ मामला, इन्हें क्रम के हिसाब से लगा दीजिएगा। तो अब आपको पता ही है कि केशवानंद भारती के बाद में आया था आपका 42वां संविधान संशोधन, और आपका मिनर्वा मिल्स मामला भी इसके बाद में आया था। बस आपको ये हल्का सा याद रखना है। अगर आपने एक स्टोरी टाइप में पूरा पढ़ा है तो आप एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से आराम से लगा दोगे। तो धन्यवाद आप सारी वीडियोस यहाँ तक देखने के लिए, और ये वाली वीडियो भी यहाँ तक देखने के लिए। और आज 51वीं वीडियो थी, तो 51 रुपये का प्रसाद हो गया और हमारी वीडियो ख़त्म हो गई। ठीक है, तो धन्यवाद। आप अच्छे से पढ़ें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।